हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2024 के लिए एमक्यूपी मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए हैं। अभी सीएमए इंटर के ही रिलीज किए हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक जल्दी ही सीएमए फाइनल के भी मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए जाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर था दिसंबर 2024 सेट 1, ऑलरेडी हम उसका सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। सिमिलरली हमने ओएमएसएम का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 था उसका भी सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं उसका भी डाल देता हूं, और या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके जून 2024 मॉडल क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट में जाके सॉल्यूशन देख सकते हो। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीएमए इंटर का पेपर नंबर 11 जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, उसका जो दिसंबर 24 के लिए इंस्टीट्यूट ने सेट 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है। आज हम यहां पे इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी फुल डिटेल में सॉल्यूशन हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे ही आपके एग्जाम्स होते हैं उसके बाद हम सजेस्टेड आंसर की सीरीज लेकर आते हैं। एग्जाम से पहले हम आपके लिए रिवीजन लेकर आते हैं, रिवीजन्स लेकर आते हैं, पूरी रिवीजन सीरीज लेकर आते हैं। और इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करते हैं हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू। तो हमारे मोबाइल ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको आप डाउनलोड करके छोड़ लीजिए। साथ में जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूं इसका जो पीडीएफ है वो आपको कहां से मिलेगा, तो वो पीडीएफ भी आपको हमारी मोबाइल ऐप से ही मिलेगा, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पे नॉर्मली आपको कोई भी अपडेशन वगैरह होती है या फिर हमारी क्लासेस के ऑफर्स वगैरह होते हैं, वो भी आपको उस पे डिटेल्स मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का, दैट इज पेपर नंबर 11 का मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 24 के लिए सॉल्यूशन। डिटेल में सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूं। यहाँ पे 100 नंबर का आपका पेपर होता है, हम सबको पता है, जिसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आपको 3 घंटे मिलते हैं। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर भी एग्जाम के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। 2 सेक्शन में आपका पेपर होता है, सेक्शन ए दैट इज कंपलसरी और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 2-2 नंबर के 15 एमसीक्यू दिए जाते हैं, अकॉर्डिंगली 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारा 80% पार्ट एफएम का रहता है और 20% पार्ट बीडीए का रहता है। तो 12 क्वेश्चन इसमें, 15 में से 12 क्वेश्चन आपको इसमें एफएम के देखने को मिलते हैं और 3 क्वेश्चन आपको इसमें बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के देखने को मिलते हैं। जो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है वो थ्योरेटिकल है, तो ऑफ कोर्स जो 3 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे बीडीए में से वो तो थ्योरेटिकल ही देखने को मिलेंगे। और इसके बाद एफएम का जो पार्ट है एग्जाम में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट अगर मैं इसमें बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, सर इसमें जो 6 क्वेश्चन है, इवन एक लास्ट में भी ये देखने को मिल रहे 7 क्वेश्चन इसमें जो है, 7 क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पे प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं एफएम में से। 12 में से 7 क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिकल मिल जाए एफएम के, सर काफी अच्छा है। और नॉर्मली हम इसी तरीके का एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्ट करते हैं जो एमटीपी में एमक्यूपी में होता है। तो इसी तरीके का हम एक्सपेक्ट करेंगे एग्जाम में, कि एग्जाम में अपने को 7 यहां पे है तो 6 से 8 एमसीक्यू प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएंगे एफएम में, बाकी थ्योरेटिकल देखने को मिलेगा और बीडीए में से तो थ्योरी होता ही है। इसके अलावा जो सेक्शन बी है पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं मैं, जस्ट एक बार आपको पेपर का ओवरव्यू दे देता हूं क्या है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में अगर बात करें तो आपको 7 में से 5 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की होती है। तो 30 मार्क्स का आप ऑलरेडी सेक्शन ए अटेम्प्ट कर चुके, तो यहां पे 14 इंटू 5 अटेम्प्ट करोगे तो 70 नंबर का यहां पे अटेम्प्ट करना है। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो थ्योरी रहता है, हमेशा थ्योरी रहता है, जिसमें पार्ट ए जो है वो एफएम का है, पार्ट बी जो है वो बीडीए का है। सर थ्योरी अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि अपने को केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा आपको 7 मार्क्स का 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिल जाता है।
प्रैक्टिकल मिल जाता है पूरा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 के भी दो पार्ट, दोनों पार्ट आपको 14 मार्क्स के प्रैक्टिकल मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट फिर से प्रैक्टिकल मिल जाता है 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल, और सर क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा प्रैक्टिकल। तो हो गए 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 और 7 सर हो गए 70 मार्क्स का। तो आप चाहो तो इसी तरीके का पेपर का पैटर्न रहता है, आप 70 मार्क्स का यहां पे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका थ्योरी रहता है, जो कि आपको दिया जाता है बीडीए में से। लेकिन मैं कहता हूं ये क्वेश्चन भी तो छोड़ सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे तो 7 में से 5 ही अटेम्प्ट करने। तो इस एनालिसिस का पर्पस ये था बताने का कि इंस्टीट्यूट ने बोला जरूर है कि हम 80% एफएम में से पूछेंगे, 20% बीडीए में से पूछेंगे। पूछ भी रहे हैं, लेकिन जब चॉइस की बात आ रही है तो मैं चॉइस कुछ इस तरीके से कर पा रहा हूं कि मैं 70 मार्क्स का तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर पूरा एफएम अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। एमसीक्यू में मैं 30 में से 24 मार्क्स का एफएम अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। एमसीक्यू में 6 नंबर के मुझे बीडीए के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं, जबकि 3 एमसीक्यू है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पेपर का पैटर्न इस तरीके का है कि आप चाहो तो 94 मार्क्स का एफएम अटेम्प्ट कर सकते हो, 94 मार्क्स का एफएम अटेम्प्ट कर सकते हो, और केवल 6 मार्क्स का आपको यहां पे बीडीए अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैं एफएम पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं? मैं एफएम पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि एफएम जो है वो प्रैक्टिकल है, जिसमें ज्यादा मार्क्स लाने के चांसेस बनते हैं, जबकि बीडीए जो है वो थ्योरेटिकल है। अगर बीडीए का आप 7 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सर उसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने के चांसेस तो बहुत रेयर होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश करो कि एफएम जो है वो अपना स्ट्रांग रखो, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आप एफएम के अंदर यहां पे लेकर आ सको। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए कंपलसरी क्वेश्चन से, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन 2 मार्क्स के 15 एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ब्लैंक रिप्रेजेंट दैट पोर्शन ऑफ टोटल रिस्क which is attributable to factors that affect the market as a whole। सर टोटल रिस्क जो होती है उसमें एक तो मार्केट रिस्क होती है, एक अपनी इंटरनल रिस्क होती है। तो मार्केट को इंडिकेट किया जाता है सिस्टमेटिक रिस्क से। तो पॉइंट नंबर 1 का आंसर होगा ए, सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क। सेकंड पॉइंट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दे दिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक में से। कहते इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, what are the doubling period as per rule 72 and rule of 69 respectively। rule 72 जो है वो कहते हैं 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 72 डिवाइड बाय 12, 6 years will be your answer। 6 years will be your answer। ऑलरेडी जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल उनके सॉल्यूशन मैंने आपके लिए तैयार कर रखे हैं, और इसका जो पीडीएफ है वो आप हमारी मोबाइल ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर रूल 69 आपको अप्लाई करना हो तो इसका फॉर्मूला है डबलिंग पीरियड का 69 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 0.35। तो 69 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 प्लस 0.35 फिक्स है, इट विल बी 6.1 ईयर। तो 6 years और 6.1 years, योर करेक्ट आंसर विल बी सी। 6 years and 6.1 years, योर करेक्ट आंसर विल बी सी। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Next, point number 3, the first computerized online stock exchange in India was, as per your study material, पहला जो computerized online stock exchange है इंडिया में वो है OTCEI, over the counter exchange of India। B will be your correct answer। B will be your correct answer। फोर्थ, फिर से आपको एक प्रैक्टिकल देखने को मिल गया कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में से। कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म L लिमिटेड if it has the same EBIT as an unlevered firm U limited। एक levered firm है L limited और एक unlevered firm है U limited, और ये जो unlimited firm है, unlevered firm है U limited, इसकी वैल्यू है 700 लाख रुपए, 700 लाख। ये जो levered firm है हैज ए डेट ऑफ रुपी 200 लाख और टैक्स का रेट है 35%, और अपने को MM अप्रोच अप्लाई करना है। तो MM अप्रोच कहता है वैल्यू ऑफ levered firm इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ unlevered firm प्लस डेट्स इनटू टैक्स रेट। तो 700 लाख रुपए तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा 200 इंटू 35%, 70 लाख रुपए।
तो 700 प्लस 70 770 लाख विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ एल लिमिटेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ यू लिमिटेड प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। यू लिमिटेड की वैल्यू 700 लाख गिवन है, डेट है 200, तो 200 का 35% 70 लाख। योर फाइनल आंसर विल बी 770 लाख। ए विल बी योर फाइनल आंसर। ए विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, हायर नेट वर्किंग कैपिटल लीड्स टू ब्लैंक हायर या लोअर लिक्विडिटी एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी। सर अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा तो दैट विल इंडिकेट हायर लिक्विडिटी एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी। योर करेक्ट आंसर विल बी ए, हायर। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, हायर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, conversion of marketable securities into cash entails a fixed cost of ₹1000 per transaction। कहते हैं जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करवाओगे तो 1000 रुपए पर ट्रांजेक्शन की कॉस्ट आएगी। व्हाट विल बी द ऑप्टिमल कन्वर्जन साइज एज पर बाउमल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। अब बाउमल मॉडल का जो कैश मैनेजमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। सर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, इंटू टी ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो चलो गिवन है, डिवाइडेड बाई हमें चाहिए होल्डिंग कॉस्ट दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना तो एनुअल कैश रिक्वायरमेंट गिवन है, ना होल्डिंग का रेट गिवन है, इंटरेस्ट का रेट गिवन है। तो दिस इज द इनकम्प्लीट क्वेश्चन। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। एक बार जब इंस्टीट्यूट इसका सॉल्यूशन दे, मैं कहूंगा आप जरूर चेक करना कि इंस्टीट्यूट बिना डेटा के किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। इसके बाद आगे बढ़े पॉइंट नंबर 7 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 7 है SISFS स्टैंड्स फॉर। सर इसकी फुल फॉर्म होती है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट गिवन है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है फिर से। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर ए प्रोजेक्ट, एनुअल कैश इनफ्लो गिवन आपके पास 8 लाख रुपए का, ठीक है। लाइफ रहेगी 4 साल की, लेकिन ये पे बैक पीरियड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 2.855 ईयर्स है। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो क्वेश्चन आपसे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जानना चाह रहे हैं, तो सिंपल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएगी आपकी 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.855 करोगे तो 22,84,000, 22,84,000। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसका जो सॉल्यूशन है मैंने दे दिया। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्वेश्चन में गिवन है 2.855। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको कैलकुलेट करनी है। एनुअल कैश इनफ्लो क्वेश्चन में गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, आंसर आ गया 22,84,000। फाइनल आंसर विल बी बी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, एवरी डेट इंस्ट्रूमेंट हैज ए फेस वैल्यू। सर होती है, मैच्योरिटी वैल्यू भी होती है, ए फेस वैल्यू एज वेल एज मैच्योरिटी वैल्यू। तो सर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एवरी डेट इंस्ट्रूमेंट हैज ए फेस वैल्यू भी होती है तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू भी होती है। नेक्स्ट 10th, फिर से आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया। कहते हैं इफ द करंट रेशियो है 2.4:1 एंड वर्किंग कैपिटल आपका 25,20,000, तो ठीक है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। सर सिंपल क्वेश्चन, अगर 2.4:1 करंट रेशियो है तो अगर 1 करंट लाइबिलिटी है तो करंट एसेट है 2.4, और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पे करके दिया हुआ है कि सर इसका मतलब करंट लाइबिलिटी को अगर मैं x एज्यूम करूं तो करंट एसेट विल बी 2.4x। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट है 2.4x, करंट लाइबिलिटी है x, तो ये हो गया 1.4x। और इसके इक्वल हमें एक फिगर गिवन है जो कि 25,20,000 है। तो इसको सॉल्व करके आपको आपकी करंट लाइबिलिटी दैट इज x पता चल गया। 25,20,000 डिवाइड बाय 1.4, 18 लाख रुपए करंट लाइबिलिटी आ गया। और अगर 18 लाख रुपए करंट लाइबिलिटी है तो इसका 2.4 टाइम्स 43,20,000 आपका करंट एसेट्स होगा। तो करंट एसेट्स होगा 43,20,000, करंट लाइबिलिटी होगा 18 लाख। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो काफी इजी से क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में भी ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 11 जो है दैट इज अगेन ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कहते हैं प्रोजेक्ट हैज ए 10% डिस्काउंटेड, मतलब 10% का डिस्काउंटिंग रेट है। पेबैक है इनका 2 साल का, पेबैक है 2 साल का, विद एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज
कमेंसिंग फ्रॉम ईयर एंड 2, आपको जो कैश इनफ्लो स्टार्ट होंगे वो सेकेंड ईयर के एंड में स्टार्ट होंगे और चौथे साल तक जाएंगे 400 लाख का। कहते हैं हाउ मच वुड हैव बीन इनिशियल कैश आउटले, इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना हो विच वॉज फुल्ली मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। तो देखो आपको सेकेंड ईयर से पैसा आना शुरू हुआ, आपको सेकेंड ईयर से पैसा आना शुरू हुआ, कितना, हर साल 400 लाख का, और आपका पेबैक भी कितना है, 2 साल का, आपका पेबैक भी कितना है, 2 साल का। तो अगर आपका पेबैक भी 2 साल का है और आपको दूसरे साल से पैसा आना शुरू हुआ, वो एनुअल कैश इनफ्लो 400 लाख, तो सर इसका मतलब आपका आउटफ्लो भी 400 लाख ही होगा। तो दूसरे साल में वो 400 लाख आया तो पेबैक भी आपका 2 साल बन गया। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ए, योर करेक्ट आंसर विल बी ए, 400 लाख। तो 400 लाख रुपए आपका आउटफ्लो रहा होगा, 400 लाख रुपए आपका आउटफ्लो रहा होगा, जो कि आपको 2 साल में यहां पे रिकवर हो रहा है। बाकी इसके लिए मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि एक बार इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आए वो देखेंगे, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने में 2 तरीके हैं। एक तो ये पढ़ा जा सकता है कि भाई ये डिस्काउंटेड पेबैक 2 इयर्स है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड 2 साल है। एक ये इस तरीके से पढ़ा जा सकता है कि 10% डिस्काउंटिंग का रेट है और पेबैक 2 साल का है। लेकिन अगर मैं 10% अलग पढ़ूं और डिस्काउंटेड पेबैक 2 साल पढ़ूं, तो डिस्काउंटेड पेबैक के केस में तो फिर डिस्काउंटिंग होती है, और डिस्काउंटिंग के केस में यहां पे कैलकुलेशन बन नहीं रही, क्योंकि अगर आपका डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड 2 साल का हो तो दूसरे साल में आपको 400 लाख रुपए मिलेगा, और 10% की अगर मैं फैक्टर की बात करता हूं तो 10% का 2 साल का फैक्टर 0.826 बनता है, और इंटू 400 करूं तो ये 330 लाख के आसपास बनता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने इसको यही एज्यूम किया कि ये पेबैक पीरियड 2 साल का गिवन है और 10% जो है वो डिस्काउंटिंग का रेट आपके पास गिवन है। तो मेरे अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ए, 400 लाख रुपए जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, तो यहां पे मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट आंसर लिख दिया था। 12th की तरफ मूव ऑन करें तो XBRL इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ, सर XBRL की फुल फॉर्म बतानी है आपको, और फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट 13th, ये जो आपका पॉइंट नंबर 12 था दैट वाज फ्रॉम BDA, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। 13 भी आपका बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में सही है। द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दैट एसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट सक्सेस। सर यही करेक्ट आंसर है, आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दैट एसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ फर्स्ट सक्सेस। नेक्स्ट 14th, a scatter plot displays several unique data points on a single graph. A will be your correct answer. A scatter plot displays several unique data points on a single graph. तो हमारे जो BDA के नोट्स हैं, हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने देखे होंगे हमारे जो BDA के नोट्स हैं वो काफी समराइज्ड फॉर्म में है, और दूसरा हमने सारी चीजें जो है वो पॉइंट्स फॉर्म में, बुलेट्स फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किए। तो आप इस तरीके के जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं उनके बहुत इजीली आंसर दे सकते हो। और लास्ट जो फिर से 15 दिया गया वो FMA से दिया गया। इंटरप्रिटेशन पूछिए, कहते हैं इफ ए फर्म हैज ए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2.8, तो सर DOL की इंटरप्रिटेशन ये होती है अगर सेल्स में आपका 1% का चेंज होगा तो 2.8% चेंज होगा EBIT में। इफ सेल्स इंक्रीज बाई 2.8 नहीं 1%, इफ सेल्स राइज बाई 1%, EBIT will be rise by 2.8%. C will be your correct answer. C will be your correct answer. अगर सेल्स में 1% का राइज होता है तो EBIT will rise by 2.8%. तो ये 15 MCQ थे, जिसमें से अगर मैं कहूं तो एक MCQ में इनकम्प्लीट डेटा है, दैट इज सिक्स्थ वन, और एक थोड़ा सा मुझे जो डाउटफुल लग रहा है वो लग रहा है 11th, कि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का इश्यू है, बट अकॉर्डिंगली जो ऑप्शंस गिवन है मेरे हिसाब से
मैंने जो आपको बताया वो ठीक बताया, बट फिर भी एक बार इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन आए तो चेक करना बनता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं। बाकी मैंने एनालिसिस आपको बता ही दिया कि इस 15 में 3 एमसीक्यू बीडीए में से है और 12 एमसीक्यू एफएम में से है, जो कि एज पर इंस्टीट्यूट सिलेबस ही है। 80% इज फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 20% इज फ्रॉम बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में अगर ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं तो आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी लेकर आ सकते हो। क्यों? क्योंकि सर इसमें 7-8 तो एमसीक्यू आपको एफएम के प्रैक्टिकल मिल जाते हैं जो बहुत बेसिक से होते हैं। आप चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं कोई भी चैप्टर, उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो थ्योरेटिकल है उसके लिए मैं सिंपली कहूंगा, एक तो इंस्टीट्यूट ने जो बिट क्वेश्चन की बुकलेट इश्यू करी हुई थी ओल्ड सिलेबस की एफएम की, उसको आप रेफर कर सकते हो, आज भी वो वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो चैप्टर के एंड में, स्टडी मटेरियल में चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज होते हैं वो आप रेफर कर लो। ज्यादा से ज्यादा जो पिछले एग्जामिनेशंस में एफएम के जो एग्जाम्स थे उनमें जो एमसीक्यूज आए हुए हैं वो आप रेफर कर लो, मोर देन सफिशिएंट होते हैं अगर ये आपने किए हुए हैं तो। बाकी तो हमारा एफएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम इजीली अपने एमसीक्यूज के आंसर दे सकते हैं। साथ के साथ मैं सेक्शन बी में अगर बात करूं तो सेक्शन बी में मैंने आपको एनालाइज करवा दिया कि सर 7 में से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की है, 2-2 पार्ट कर दिए हर एक क्वेश्चन के 7-7 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी है। देखो थ्योरी क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पे रीड नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 8 मैं कह रहा हूं अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी ठीक है, कोई बच्चा कहता नहीं मैं तो थ्योरी अटेम्प्ट करके आऊंगा, भाई जिद है बच्चे की, मैं तो करके आऊंगा थ्योरी, तो ठीक है ना, आप करो। मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 2A में इन्होंने कहा एक्सप्लेन द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एनबीएफसी एंड डिस्क्राइब व्हाट इज आरएनबीसी, दैट इज रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी। आरएनबीसी क्या होता है? एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बताओ और आरएनबीसी क्या है वो बताओ। तो आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 67 पे जाओ, पेज नंबर 67 पे आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट दिख जाएगी एनबीएफसी की, और पेज नंबर 68 पे आपको आरएनबीसी क्या है वो देखने को मिल जाएगा, आप वहां से रीड कर सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भले ही स्टडी मटेरियल में से हो फिर भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखो होता क्या है, फिगर कहां से आई, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीजें मैटर करती है, तो वो तो मैं आपको करवाने वाला हूं डिटेल में। और बी जो पार्ट है इसका वो बीडीए में से है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में से। कहते हैं डिस्क्राइब द डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग क्या है वो बताओ, एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। डेटा माइनिंग की जो टेक्निक्स है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में वो बताओ। तो इसके लिए आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 637 पे चले जाओ, आपको दिख जाएगा डेटा माइनिंग क्या है, और डेटा माइनिंग की टेक्निक्स देखनी है तो पेज नंबर 638 पे आपको मिल जाएगा। तो थ्योरी क्वेश्चन आप डायरेक्टली अपने स्टडी मटेरियल से रीड कर सकते हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको फेस नहीं होगी। इसके बाद हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके 2 पार्ट किए गए। पार्ट ए गिवन है रेशियो एनालिसिस में से, और पार्ट बी है आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में से। फंड फ्लो स्टेटमेंट में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो देखो एग्जाम में भी नॉर्मली ऐसा ही देखा जाता है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है उसमें आपको रेशियो देखने को मिलता है, पार्ट बी जो है उसमें कभी कैश फ्लो तो कभी फंड फ्लो, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में फंड फ्लो है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्जामिनर भी फंड फ्लो ही पूछे, आपको एग्जाम में वहां पे कैश फ्लो भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3A दैट इज फ्रॉम रेशियो एनालिसिस, 7 मार्क्स की वेटेज के साथ आप एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3A फ्रॉम रेशियो एनालिसिस, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज एंड फॉर्म ऑफ ए टेक्सटाइल कंपनी हैविंग ए सेल ऑफ 32 लाख। एक कंपनी की सेल है 32 लाख रुपए और आपके पास कुछ रेशियोज गिवन है, जिसमें सबसे पहले सेल्स टू नेटवर्थ गिवन है 2.3 टाइम्स। सेल्स टू नेटवर्थ का फॉर्मूला होगा सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, और अगर आपके पास सेल्स गिवन है तो आप इजीली नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हो 32 डिवाइडेड बाय 2.3 करके,
अकॉर्डिंगली आपको यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, सेल्स होगी 32 लाख डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 2.3। अकॉर्डिंगली आपको यहां से आपका नेटवर्थ मिल जाएगा जो कि अप्रॉक्स 13.91 आएगा। देखो इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए तैयार करा हुआ है। तो नेटवर्थ आपकी 32 लाख है, तो 32 लाख डिवाइडेड बाय 2.3 करोगे तो ये 13.91 मतलब 13,91,304 रुपए के आसपास ये फिगर आ जाएगी। तो नेटवर्थ आ जाएगी आपकी 13,91,304। और क्वेश्चन को अगर मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में दिखा दूं तो आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है, इसमें आपको डेटा फिल करना है। सबसे पहले आप नेटवर्थ ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो ये नेटवर्थ जो है वो आप बैलेंस शीट में यहां पे शो कर सकते हो 13,91,304। अब आपके पास सेल्स भी है और आपके पास नेटवर्थ भी है। तो नेक्स्ट रेशियो था करंट डेट टू नेटवर्थ। आपके पास नेटवर्थ है 13,91,304 और फॉर्मूला है करंट डेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 42%। तो ये जो 13,91,304 है इसका 42% आपका करंट डेट है, जो कि आ जाएगा 584,348। 584,348 ये आपका करंट डेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। 584,348 करंट डेट आ जाएगा, जो कि आप यहां पे बैलेंस शीट में शो कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़े तो आपको बोला टोटल डेट टू नेटवर्थ है 75%। नेटवर्थ कितनी थी 13,91,304, उसका 75% आपका टोटल डेट है। टोटल डेट का मतलब 1043,478 आ रहा है, 1043,478 आ रहा है। अगर आपका टोटल डेट है 1043,478 जिसमें आपका करंट डेट है 584,348, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। 1043,478 माइनस 584,348 इट इज 459,130। 459,130 आपका लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। 459,130 आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आपका ये जो लाइबिलिटी साइड है ये कंप्लीट हो जाएगा 24,34,782। इसके बाद नेक्स्ट है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे 584,348, 584,348 और करंट रेशियो है आपका 2.9, तो मल्टीप्लाई बाय 2.9 कर लो बस। 16,94,609, 16,94,609 ये आपका करंट एसेट्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट मैंने आपको कैलकुलेट करवा दिया। करंट एसेट्स आ जाएगा आपका 16,94,609, एक बार कैलकुलेट करके रख लिया। इसके बाद इन्होंने कहा नेट सेल्स टू इन्वेंट्री है 4.7। सेल्स आपके पास गिवन है, सेल्स अपॉन में इन्वेंट्री आ रहा है 4.7। सेल्स है 32 लाख, तो 32 लाख डिवाइडेड बाय 4.7 आपको इन्वेंट्री पता चल जाएगी 680,851। 680,851 आपका इन्वेंट्री कैलकुलेट होके आ जाएगा। एसेट साइड में आप यहां पे स्टॉक शो कर सकते हो, इन्वेंट्री शो कर सकते हो 680,851, 680,851। आगे और बढ़े तो फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ गिवन था। नेटवर्थ आपने कैलकुलेट किया था 13,91,304 और फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ है 53.2%, मतलब इसका 53.2% आपका फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट आ गया आपका 740,173, 740,173। तो 740,173 आपका फिक्स्ड एसेट आ गया। ये फिक्स्ड एसेट भी यहां पे लिख दिया, फिक्स्ड एसेट भी यहां पे लिख दिया। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो सर यहां पे जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट था उसके अंदर डेटर्स की अमाउंट ऑलरेडी लिखी हुई थी 568,889, 568,889 ये फिगर ऑलरेडी लिखी हुई थी। तो आपको पता था कि आपका करंट एसेट है 1694,609, 1694,609, उसमें से दो करंट एसेट जो स्टॉक और डेटर्स है वो आपके पास ऑलरेडी है, तो ये दोनों माइनस कर दोगे आपको आपका कैश पता चल जाएगा 444,869, ये आपको कैश पता चल गया और इसका टोटल करोगे आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट है। तो ये रेशियो का एक इजी सा क्वेश्चन
आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया गया 7 मार्क्स की वेटेज के साथ। ये तो नहीं कहूंगा कि इतना इजी क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिले ना मिले, कई बार इजी आता है तो कई बार ट्रिकी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, बट हाँ क्वेश्चन नंबर 3A आप रेशियो में से 7 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये नॉर्मली हर बार अपने को एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3B देखो 7 मार्क्स के लिए काफी लेंथी है मेरे अकॉर्डिंगली। कहते हैं द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ गामा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 2023 एंड मार्च 31 2024। बैलेंस शीट गिवन आपके पास एज ऑन 31 मार्च 2023 और 24। आपके पास कैपिटल एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल गिवन है। शेयर कैपिटल में आप चेंज एनालाइज कर सकते हो। यहां पे जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम शेयर कैपिटल का चेंज कंसीडर करते हैं। 787,500 माइनस 6,75,000, 1,12,500। तो ये क्या होता है? ये सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। ये क्या होता है? सोर्स ऑफ फंड होता है। तो इसका डिफरेंस है 1,12,500। आपका इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा है तो दैट विल बी योर सोर्सेज ऑफ फंड। इसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी आपके लिए तैयार है यहां पे मेरे पास। तो जब आप इन द बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो 1,12,500 आप यहां पे इश्यू इंक्रीज इन शेयर कैपिटल या इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के नाम से शो कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू फिगर्स। जनरल रिजर्व में आपका चेंज है। ये जनरल रिजर्व में जो चेंज है वो हम फंड फ्रॉम ऑपरेशंस की जो कैलकुलेशन है उसमें कंसीडर करते हैं। फंड फ्रॉम ऑपरेशन की जो कैलकुलेशन है उसमें हम कंसीडर करते हैं, उसमें हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये करवाऊंगा मैं भी आपको। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है माइनस 1,12,500 और यहां पे 11,250। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 3,37,500 से 2,25,500 रुपए हो गया। 15% डिवेंचर जो है वो है 11,250 से 2,25,000। तो ये इश्यू ऑफ डिवेंचर्स वगैरह होगा। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अपने को पढ़नी पड़ती है, जब तक नहीं पढ़ लेते तब तक ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एक्रूड एक्सपेंसेस गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और ये टोटल है। ये टोटल है। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स आपके पास गिवन है जो बड़ी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, नेट फिक्स्ड एसेट गिवन है। ये नेट फिक्स्ड एसेट गिवन है आपका। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गिवन है, कॉस्ट सेम है सर। स्टॉक गिवन है कॉस्ट पे। डेटर्स गिवन है नेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹45,000 एंड 56,250 रेस्पेक्टिवली फॉर 23 एंड 24। ये 23 और 24 है, ये 2023 है, ये 2024 है। तो ये जो फिगर्स हैं ये नेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 45,000 और 56,250 है। देखते हैं अभी। बिल्स रिसीवेबल गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर गिवन है, और ये आपको फिर से टोटल करके दिया हुआ है। इसके बाद काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 फिक्स्ड एसेट्स विद ए नेट बुक वैल्यू ऑफ ₹11,250, नेट बुक वैल्यू 11,250 जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका था 33,750, आपने 9,000 रुपए में बेच दिए। एक तो फिक्स्ड एसेट का ये ट्रांजैक्शन है, ऊपर ये फिक्स्ड एसेट है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको, एक फिक्स्ड एसेट का, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। एक तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो आप पहले फिक्स्ड एसेट्स की कैलकुलेशन देख लो। फिक्स्ड एसेट्स की कैलकुलेशन देख लो। आप एक तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाओगे, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे। पहले फिक्स्ड एसेट की मैं बात करता हूं। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 11,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 13,50,000। तो ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस 11,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है बाई बैलेंस 13,50,000, 13,50,000। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि हमने एक एसेट बेची जिसपे 33,750 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 225, क्लोजिंग बैलेंस 281, 250। तो एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस 225 और क्लोजिंग बैलेंस 281, 250। अब आप
ये जो आपने एसेट बेची है इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दो। एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 33,750 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ जाएगा टू एसेट्स जो बेची है 33,750। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर में आपका 90,000 रुपए का कैलकुलेट होके आ जाएगा, जो कि जब आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाते हो तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन आएगा 90,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन आएगा 90,000 रुपए का जब आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाते हो तब। बात करूं मैं फिक्स्ड एसेट की, तो क्वेश्चन ने कहा था 9,000 रुपए में हमने एसेट बेची है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 9,000 रुपए आप यहां पे शो कर दो। और आपको इसमें लॉस कितना हुआ, ये 11,250 की थी, तो 2,250 का आपका नुकसान हो गया। तो पूरी एंट्री ये हुई कि बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,250 और टू आपका ये चला गया एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अलग से आ गया, तो 2,250 आपका प्रॉफिट है। तो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपने कितनी एसेट खरीदी है, तो आपने 2,70,000 की फिक्स्ड एसेट यहां पे खरीदी है। फिक्स्ड एसेट खरीदना मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड करना। फिक्स्ड एसेट खरीदना मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड करना। तो जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो उसके अंदर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट दिखाओगे एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में 2,70,000 रुपए, 2,70,000 रुपए। तो इस तरीके से आपको एक एक ट्रांजेक्शन जो है वो पिक करना पड़ता है फंड फ्लो में। सेकेंड पॉइंट कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹90,000 वर सोल्ड एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹90,000 वर परचेज। ठीक है, तो आपने 90,000 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो सबसे पहले तो जो खरीदा है उसको अगर आप शो करोगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट परचेज आ जाएगा 90,000 रुपए का सीधा सीधा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपने 90,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बेचा तो है, 90,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट बेचा तो है, लेकिन इससे रिलेटेड ऊपर भी कुछ गिवन था अपने पास, ऊपर भी अपने पास कुछ गिवन था। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट तो सेम रह गई क्योंकि जितना आपने बेचा उतना ही आपने खरीदा था, लेकिन अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने यहां पे कहा था कैपिटल रिजर्व के अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो 2024 में ये 11,250 का जो कैपिटल रिजर्व है ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम मान के चल रहे हैं। तो 90,000 रुपए का अगर था तो 90,000 में आपका प्रॉफिट है 11,250 का, तो अकॉर्डिंगली ये 90,000 प्लस 11,250 1,01,250 ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पे इस तरीके से कैलकुलेट किया गया, इस तरीके से यहां पे ये कैलकुलेशन करी गई है। इसके अलावा आगे और बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है डिबेंचर्स वर रिटायर्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। जो डिबेंचर्स है वो आपने रिटायर कर दिए हैं, 10% प्रीमियम पे आपने रिटायर किए हैं। तो डिबेंचर्स की अगर बात करें तो सर डिबेंचर्स जो है ये है डिबेंचर्स आपके। तो देखो यहां पे है ना कुछ गड़बड़ है, मैं बताऊं यहां पे ना फिगर्स को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, यहां पे फिगर्स को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है मैं बताता हूं कि जो ट्रीटमेंट किया है इन्होंने डिबेंचर्स का, इन्होंने डिबेंचर का रिडम्पशन दिखाया है 1,12,500, 1,12,500, जबकि ये लिखा हुआ है यहाँ पे 11,250। अगर मैं इसका टोटल चेक करता हूं तो यहां पे कहीं ना कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो है, जो क्या हो सकती है वो मैं आपको अभी एनालाइज करके बताता हूं, टोटल कैलकुलेशन करके। ये टोटल तो मैच हो रहा है, तो एक्चुअल में मैं बताऊं कहानी ये है कि ये जो फिगर है 11,250 ये 11,250 नहीं है, ये 1,12,500 है। टोटल मैच करने की बात करूं तो ये फिगर अगर 1,12,500 है तो ये कहीं ना कहीं 11,250 थी, ये कहीं ना कहीं 11,250 थी। तभी सीन ये बनेगा कि 1,00,000, ये तो 11,250 मैच कर ही रहा था, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। ये 1,12,500 की जो फिगर है, 1,12,500 के डिबेंचर्स थे,
तो आपने रिडीम कर दिए तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1/12/500 आ जाएगा, और 10% प्रीमियम पे किए तो इसका 10% 11,250 आ जाएगा। ये इस तरीके से होगा। तो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बिल्कुल 100% प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये मैंने आपको ठीक करवा दी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहते हैं टैक्स ऑफ 61,875 वाज पेड फॉर 22-23। पिछले साल का टैक्स हमने पे कर दिया 61,875 का, तो टैक्स आपने पे कर दिया 61,875 का, 61,875 का। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 bad debts of 15,750 were written off against the provision for doubtful debt account। और ऊपर जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो वहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल की बात भी की गई थी। तो आपको इसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस था इसका 45,000 और क्लोजिंग बैलेंस था इसका 56,250। और क्वेश्चन ने कहा है कि 15,750 जो है वो आपने ड्यूरिंग द पीरियड राइट ऑफ किया है। 15,750 जो है वो आपने ड्यूरिंग द पीरियड राइट ऑफ किया है। तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 27,000 रुपए की जो फिगर है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगी, जो कि आपके फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें आपको देखने को मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 27,000 रुपए की जो फिगर है वो आपको यहां पे देखने को मिल रही है। मतलब इंपैक्ट जा रहा है सिंपल, और दिखाई इसलिए नहीं रहे यहां पे। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ये क्यों नहीं आ रहा उसके पीछे एक रीजन बता देता हूं। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ये 27,000 रुपए की फिगर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये जो आपके पास क्वेश्चन में डेटर्स गिवन होते हैं, ये जो डेटर्स गिवन है ये ऑलरेडी इसको एडजस्ट करके दिए हुए हैं। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस कंसीडर करोगे इंक्रीज इन डेटर्स में, तो उसके अंदर इसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी सेट ऑफ हो चुका होगा। इस वजह से वो 27,000 की फिगर आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन में अलग से दिखाई नहीं दे रही। यहां पे और कहते हैं प्रपोज डिविडेंड जो था पिछले साल का वो आपने पेड कर दिया है। प्रपोज्ड डिविडेंड पिछले साल का कहां पे है? प्रपोज्ड डिविडेंड पिछले साल का 78,750 था, तो वो आप यहां पे पेड कर चुके हो। तो 78,750 का डिविडेंड पेड जो है, डिविडेंड पेड यहां पे 33,750 दिखाया है। क्यों दिखाया है 33,750? क्योंकि यहां पे फिगर्स गलत लिखी हुई है। अगर मैं बात करूं तो अब यहां पे ये 33,750 रुपए दिखाया है, तो 33,750 जो है ये डिविडेंड पेड यहां पे दिखाया गया है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में काफी सारी मिस्टेक्स है। क्वेश्चन की जो फिगर्स है ये काफी सारी ऊपर नीचे फिगर्स हुई है, जिसकी वजह से ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये 33,750 है, तो ये प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड है, ये यहां पे फिगर है। तो इस वजह से ये 33,750 डिविडेंड पेड यहां पे शो करा हुआ है। 33,750 ये डिविडेंड यहां पे शो करा हुआ है। और एक सेल ऑफ एसेट हम यहां पे दिखाना भूल गए थे, वो भी लिख देता हूं 9,000 रुपए। पहला ही जो पॉइंट था फिक्स्ड एसेट वाला, उससे सेल ऑफ एसेट जो थी 9,000 रुपए की, वो भी तो आपका फंड रेज करेगी, आएगा फंड आपके पास, सोर्स होगा, तो वो भी आपने यहां पे शो कर दिया है। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी अगर मैं एक बार पढ़ दूं तो इन्होंने कहा था फंड फ्लो स्टेटमेंट बना के देना, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन वर्किंग कैपिटल बेसिस। लेकिन इसके लिए टोटलिटी में मैं बात करूं तो 3 स्टेटमेंट बनते हैं। एक तो शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, एक फंड फ्रॉम ऑपरेशन और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में बाकी सारी फिगर्स आ गई, एक फंड फ्रॉम ऑपरेशन बाकी है जो एफएफओ से आएगा, एक इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बाकी है जो कि शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से आएगा। तो पहले मैं आपको शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल दिखा देता हूं, जो कि इजी होता है। ये जो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल होता है, दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्योंकि इसके अंदर करना क्या होता है, इसके अंदर जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है वो जस्ट शो करनी होती है।
ये 2023 हो जाएगा और ये 2024 हो जाएगा। जस्ट आपको करंट एसेट्स की फिगर्स कॉपी करनी है। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो करंट एसेट्स देख लो, स्टॉक 2,25,000 और 3,03,750, कॉपी करनी है जस्ट फिगर्स। डेटर्स सर, डेटर्स 253, 125 और 275, 675। इसके अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला जो भी 27,000 रुपए का अमाउंट था वो सब एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट बी आर 45,000 और 73, 125, 45,000 और 73, 125। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस 11,250 और 13,500, 11,250 और 13,500। ये आ गया आपका टोटल करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स। और इसके बाद करंट लाइबिलिटीज की जो फिगर्स है वो आप कॉपी कर लो। करंट लाइबिलिटीज की जो फिगर्स है वो आप यहां पे कॉपी कर लो। एक्रूड एक्सपेंसेस है 1,80,000 और 13,500। इस फिगर में भी मुझे तो गड़बड़ी लग रही है, एक्रूड एक्सपेंसेस गड़बड़ है, बिल्कुल है। एक फिगर 11,250 और एक 13,500 है, एक 11,250 है, एक 13,500 है। तो ये जो 1,80,000 है ये कुछ और ही है, ये 1,80,000 जो है वो कुछ और ही है, ये 1,80,000 है ही नहीं। तभी मैं कह रहा हूं कि ये वाली जो फिगर्स है इन फिगर्स में झोल है, इन फिगर्स में झोल है कहीं ना कहीं। तो इसमें गड़बड़ है, इस फिगर को तो ठीक कर देता हूं, बाकी देखते हैं कहां पे क्या मिस्टेक है। ये जो एक्रूड एक्सपेंस है ये एक्चुअल में 1,80,000 है ही नहीं, ये है आपका 11,250, ये आपका 11,250 एक्रूड एक्सपेंस जो है ये है आपका 11,250। तो 11,250 और 13,500, 11,250 और 13,500। इसके बाद क्रेडिटर्स जो है ये है 1,80, क्रेडिटर्स जो है ये 33,750 नहीं है, क्रेडिटर्स जो है वो 33,750 नहीं है। एक्चुअल में कहानी ये हुई होगी, ये 78,750 आपका ये टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। 78,750 जो है वो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है। वो ये फिगर इधर उधर होने की वजह से सब कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स की फिगर्स आप यहां से ट्रेस कर सकते हो कि जो क्रेडिटर्स है क्वेश्चन से आंसर बनाना होता है और हम यहां पे क्या कर रहे हैं, आंसर से क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है। 1,80,000 इज द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स की फिगर इधर 1,80,000 है, ये 33,750 तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि ये प्रोविजन फॉर डिविडेंड है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो फिगर है ये टैक्सेशन वाली फिगर होगी, ये कुछ ऐसे चल रही है, ये फिगर कुछ इस तरीके से चल रही है। तो ठीक है, क्रेडिटर्स आपका ये है, क्रेडिटर्स आपका ये है, क्योंकि टैक्सेशन चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन ने टैक्सेशन को लेकर नीचे क्लियरली यही बोला था कि हमने टैक्स पेड किया है 61,875 का। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं क्लियरली बता दूं अब आपको 78,750 जो है वो है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड है 33,750, ये फिगर यहां पे है। 1,80,000 ये है, ये 11,250 है, ये आपका 1,12,500 है। प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक हमने एनालाइज करा नहीं है, इस वजह से हमें फिगर सही से अभी पता नहीं है क्या होगा। तो ठीक है सर, ये आपने करंट लाइबिलिटीज भी लिख दी है। तो करंट लाइबिलिटीज का टोटल आ गया आपका 191,250 और 294,750। तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस करोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होके आएगा, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होके आएगा। और वर्किंग कैपिटल आप देखो यहां पे कैलकुलेशन गलत करी हुई है शायद, चेक कर लेते हैं। 534,375 माइनस 191,250, ये आएगा 343,125 और इसको भी 343,125 बनाना है। तो ये फिगर हो गई आपकी 28,125। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल जो है वो आपका 28,125 रुपए से बढ़ गया। ये आ रहा है 368,250, ये आ रहा है 368, इसका डिफरेंस आ रहा है 368,250। तो इधर 343,125 है
और इधर ये 368,250 है, इसका मतलब आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो 343,125 से 368,250 हो गया, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, और वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होने का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो ये 28,125 आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यहां पे 28,125 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में आ जाएगा। इसके बाद बात आती है फंड फ्रॉम ऑपरेशन की। फंड फ्रॉम ऑपरेशन की, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिया करते हो। अब जो नेट प्रॉफिट की फिगर है वो भी आपको यहां से क्लियर हो जाएगी। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपका ट्रांसफर टू रिजर्व, तो एक बार देख लो, ठीक है, 281,250 माइनस 2,25,000, 56,250, ट्रांसफर टू रिजर्व तो ओके है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आपने निकाला ही था 2250, रिडम्पशन ऑन डिबेंचर भी हमने 11,250 कैलकुलेट कर ही लिया था। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो आपको यहां से पता चली जाएगा, उसके लिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, बनाया होगा, बिल्कुल बनाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया है यहाँ पे। तो आप देखो ओपनिंग बैलेंस था प्रोविजन फॉर टैक्स का 78,750 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है आपका 85,500 और एज पर क्वेश्चन आपने 61,875 का टैक्स पेड किया है, तो टू बैंक हो जाएगा, टू टैक्स पेड हो जाएगा 61,875, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर होगी 68,625, दैट विल बी इन फंड फ्रॉम ऑपरेशन 68,625। प्रपोज्ड डिविडेंड की बात करें तो पिछले साल का तो डिविडेंड आप ऑलरेडी पे कर चुके थे एज पर क्वेश्चन, पिछले साल का तो डिविडेंड पे कर चुके थे, तो इस बार का आपने प्रोविजन क्रिएट कर देना है, तो प्रोविजन फॉर डिविडेंड आ जाएगा 38,250। इसके अलावा एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर राइट ऑफ आप कर रहे हो, यहां पे देख सकते हो 16,875 से 11,250 होने का मतलब राइट ऑफ किया है 5,625 का, 5,625 का आपने राइट ऑफ किया है। और ये जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 225 माइनस 1,12,500, इसकी कहानी आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि फिगर्स गलत है, सिंपल सी मैं बात करूं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये 3,37,500 नहीं है, ये है 1,12,500। 1,12,500। चलो अब और ज्यादा क्लियर हो गई ये चीजें। ये 3,37,500 जो था, ये 3,37,500 आपका डिबेंचर था। अब बिल्कुल क्लियर है चीजें। सर 3,37,500 में से 225 बच गया था, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, इश्यू ऑफ डिबेंचर भी शो करना पड़ता। तो अब क्लियर है, यहां पे 1,12,500 था, यहां पे 2,25,000 था, तो 1,12,500 यहां पे आपको ये नेट प्रॉफिट की फिगर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सिंपल सी मैं बात करूं हुआ क्या, ज्यादा कुछ नहीं था। ये जो फिगर्स थी यहां पे एक फिगर लिखना भूल गए 11,250 और बाकी सारी की सारी फिगर एक एक करके ऊपर चली गई, जिसकी वजह से लास्ट वाली ये जो रो थी ये खाली रह गई। जस्ट इनको एक एक नीचे खिसकाते तो अपना क्वेश्चन ठीक हो जाता, अपना क्वेश्चन ठीक हो जाता। तो पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी क्या है। अकॉर्डिंगली आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट हो गया 384,750, जो कि आपको लाके फंड फ्लो स्टेटमेंट में रखना है। अकॉर्डिंगली ये आपका मैच हो जाएगा। तो ठीक था क्वेश्चन, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से थोड़ा जोलमाल हो गया यहाँ पे, बट ठीक है, अपने को मेनली ट्रीटमेंट समझना है। देखो क्योंकि बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन तो आने से रहा, मेनली अगर आपको ट्रीटमेंट आता है चीजों का तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। पार्ट ए से पहले एनालाइज कर लेते हैं सर ये क्वेश्चन है किसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 4A जो है दैट इज फ्रॉम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में से कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपसे पूछी है, और पार्ट बी जो है दैट इज फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर,
जिसमें आपको WACC कैलकुलेट करके देना है एज पर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों तरीके से। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ महाराज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 एंड 24। आपके पास 2023 और 24 की बैलेंस शीट गिवन है। कैश एंड बैंक बैलेंस काफी ज्यादा कम हो गया, डेटर्स, इन्वेंट्री, अदर करंट एसेट्स ऑलमोस्ट सब कुछ कम हो गया, ये टोटल करंट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई, फर्नीचर भी बढ़ गया, तो ये टोटल फिक्स्ड एसेट्स आ गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गिवन है और देन ये भी ऐड कर दिया 121,800 में A प्लस B प्लस C, टोटल करंट एसेट, टोटल फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तीनों का टोटल आ गया टोटल एसेट्स। ठीक है, इसके बाद D में आपको करंट लायबिलिटीज गिवन है, E में आपको लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, ऑनर्स इक्विटी में इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और इन दोनों का जो एडिशन है वो आपका टोटल ऑनर्स इक्विटी बन गया। और अकॉर्डिंगली D प्लस E प्लस F जो है वो आपका टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल कैलकुलेट होके आ गया। प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स एंड स्टडी इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपको जस्ट कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना के देनी है। और देखो कंपैरेटिव जो है वो कुछ भी नहीं है। कंपैरेटिव में सिंपल आपको क्या करना है, एक तो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने वाली सी बात होती है। हेडिंग पुट करिए आंसर नंबर 4A। कंपैरेटिव बैलेंस शीट अपने को बना के देनी है 31 मार्च 2023 और 24। ये 23 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। अपने को सबसे पहले क्या करना है, करंट एसेट्स ले लेना है, सारी की सारी कॉपी पेस्ट करना है। करंट एसेट्स में अगर मैं बात करूं, करंट एसेट्स में बात करें, कैश एंड बैंक बैलेंस 23,600 और 2,000 रुपए। नेक्स्ट डेटर्स 41,800 और 38,000। नेक्स्ट इन्वेंट्री 32,000 और 26,000। और नेक्स्ट अदर करंट एसेट 6,400 और 2,600। ये आपका टोटल आ जाएगा, ये आपका टोटल आ जाएगा। सिंपल आपको क्या दिखाना है, इंक्रीज और डिक्रीज शो करना है। तो आप देख सकते हो 23,600 से 2,000 होने का मतलब डिक्रीज है 21,600 का। और कितना परसेंट डिक्रीज है ये, तो 21,600 23,600 का कितना परसेंट होता है, तो ये 91.5% है। डिक्रीज है तो माइनस साइन यूज कर रहा है। 41,800 से 38,000 का मतलब माइनस 3,800 है। और 3,800 41,800 का 9.1% है। 32 से 26,000 होने का मतलब 6,000 का डिक्रीज और 6,000 32,000 का 18.8% है। और 6,400 से 2,600 होने का मतलब 3,800 का डिक्रीज और 3,800 6,400 का 59.4% है। टोटल की बात करें तो 1,03,800 68,600 रह गया, मतलब 35,200 डिक्रीज हो गया। तो 35,200 डिवाइड बाई 1,03,800 33.9% है। जैसे करंट एसेट शो किया बिल्कुल वैसे ही फिक्स्ड एसेट शो करना है। फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 54,000 और 34,000। देन प्लांट एंड मशीनरी 62,000 और 157,200। देन फर्नीचर 58,000 और 9,600। इसका टोटल है ये 121,800 और 2,08,000। तो 54,000 से 34,000 फिर से डिक्रीज है 20,000। 20,000 डिवाइड बाई 54,000 37%। 62,000 और 157,200 पॉजिटिव है 95,200। 95,200 डिवाइडेड बाई 62,000 इंटू 100 153.5%। 58,000 से 9,600 मतलब 3,800 का इंक्रीज, तो 3,800 डिवाइड बाई 5,800 65.5%। 121,800 2,08,000 हो गया, 79,000 बढ़ गया, तो 79,000 डिवाइड बाई 121,800 64.9% आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका 9,200 से 11,800 हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 9200 से 11,800 हो गया। 2600 का इंक्रीज है तो 2600 डिवाइड बाय 9200
28.3%। नेक्स्ट आइटम आपका टोटल एसेट शो किया है 234,800 और 281,200, तो इंक्रीज है ये 46,400 डिवाइड बाई 234,800, 19.8%। कुछ भी नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके एक तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज की अमाउंट निकालनी है और परसेंटेज निकालना है। सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज 52,400 और 25,400, दोनों का डिफरेंस 27,000 का डिक्रीज, 27,52,400 का 51.5% है। इसके बाद आपका लॉन्ग टर्म डेट 40,000 से 65,000, 25,000 रुपए का इंक्रीज है और 25,000 40,000 का 62.5% होता है। देन ऑनर्स इक्विटी की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 से 1,20,000 हो गया, तो 40,000 बढ़ गया, 80,000 पे 50% बढ़ गया। और रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो आपका 62,400 से 70,800 हो गया, तो 8,400 बढ़ गया ऑन 62,400, तो ये 13.5% आ गया। देन यहाँ पे ये टोटल करा हुआ था 142,400 और 190,800, तो इसका डिफरेंस है 48,400, 48,400 42,400 का कितना परसेंट है, 34%। और फाइनली टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल 234,800 और 281,200, सर 46,400 का इंक्रीज है जो कि 19.8% है। कुछ भी तो नहीं करना होता, 7 नंबर की वेटेज है, जस्ट आपका टाइम लगना है। और जैसा कि इंटरप्रिटेशन पूछते हैं स्टडी इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, तो स्टडी में आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से इंटरप्रिटेशन मेंशन करनी है। आप इसको खुद भी रीड कर सकते हो, बट एक बार कर देता हूं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट शोज द बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ 2 डिफरेंट पीरियड ऑफ सेम कंपनी। कंपनी सेम होनी चाहिए, पीरियड अलग अलग, जैसे 2023-24, एंड शोज एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ईच आइटम इन 2023-24, 23-24 ओवर 2022-23। ये तो एब्सोल्यूट मतलब अमाउंट में, एंड शो द परसेंटेज चेंज भी शो करते हैं। इंटरप्रिटेशन ये है कि करंट एसेट जो है, करंट एसेट्स की अगर बात करें तो करंट एसेट आपकी 33.9% से डाउन हुई है, सारी करंट एसेट डाउन हुई है। द करंट एसेट ऑफ महाराज लिमिटेड हैव डिक्रीज्ड बाय 35,200, ये वाला फिगर। इन द ईयर 2023-24 ओवर 2022-23, वेयर एज करंट लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो करंट लाइबिलिटी केवल और केवल 27,000 से डिक्रीज हुई है, 51.5%। करंट लाइबिलिटी हैव डिक्रीज बाय 27,000 ओनली, बट इट हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और करंट रेशियो बिकॉज करंट एसेट हैव डिक्रीज बाय 33.9% परसेंटेज टर्म में बात करें तो, और करंट लाइबिलिटी 51.5%। तो फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज टर्म जो है उसके हिसाब से करंट एसेट्स आपकी कम डिक्रीज हुई है इन कंपैरिजन विद करंट लाइबिलिटी। मतलब ठीक है, लिक्विडिटी पोजीशन आपकी ठीक है। अगर करंट लाइबिलिटी ज्यादा कम नहीं होती, मतलब करंट लाइबिलिटी बढ़ी हुई है फिर भी करंट एसेट डाउन आ जाएगी, तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन पे इंपैक्ट आएगा। इसके अलावा कैश एंड बैंक को बात करें तो कैश एंड बैंक आपका कुछ ज्यादा ही डिक्रीज हो गया था, यहाँ पे 91.5% आया। तो कैश एंड बैंक बैलेंस हैव डिक्रीज्ड बाय 91.5% ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। It implies an adverse cash position of the company. The company may face problem in meeting its short-term obligations. सर कैश काफी कम हुआ है, हो सकता है डे टू डे ऑपरेटिंग खर्चे मेंटेन करने में आपको दिक्कत आए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म डेट आपका 25,000 से और 62.5% से बढ़ा है। तो लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड बाय 62.5%, वेयर इट्स ऑनर्स इक्विटी की बात करें तो ये 34% से बढ़ा है, हैज इंप्रूव्ड बाय 34% ओनली। मतलब बाहर पे डिपेंडेंसी आपकी ज्यादा बढ़ी है, तो इट इंप्लाइज दैट फाइनेंशियल रिस्क आपकी बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंसी ऑन आउटसाइडर्स एंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एसोसिएशन विद द कंपनी हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर स्टडी। तो लॉन्ग टर्म डेट बढ़ा है, मतलब फाइनेंशियल रिस्क आपने बढ़ाई है। और फिक्स्ड एसेट्स की बात करूं तो फिक्स्ड एसेट्स सर आपका बढ़ा है, टोटलिटी में फिक्स्ड एसेट आपका 64.9% से बढ़ा है। There has been a substantial increase in the fixed assets by the company. Fixed asset have increased amount term में बात करें तो 79,000 और परसेंटेज टर्म में बात करें तो 64.9%. This is mainly due to significant increase in the, सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है आप देख सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी जो था वो आपका कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, 62,000 से 157, मतलब 100% से ज्यादा आपका प्लांट एंड मशीनरी आपने बढ़ा दिया था, वही रीजन था।
इट इंडिकेट्स ए रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि प्लांट बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड. सच कॉस्ट ऑफ एसेट एज फाइनेंस्ड बाय प्रोप्राइटरी फंड एंड लॉन्ग टर्म लोन रेस्ड, क्योंकि दोनों ही चीजें बढ़ी है, आपकी इक्विटी भी बढ़ी है तो लोन भी आपका बढ़ा है. इट इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का मतलब फ्यूचर में आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे, फ्यूचर में आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे. तो इस तरीके से आपको ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना था. अगर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कुछ भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग तो है. इस 7 नंबर के क्वेश्चन को करने में 10-15 मिनट तो कहीं नहीं जाने, कम से कम आपको 15 मिनट इसमें लग जाने, क्योंकि कॉपी करोगे क्वेश्चन को उसी में टाइम लग जाएगा. इसके साथ जो क्वेश्चन दिया गया 7 मार्क्स का, वन ऑफ द इजीएस्ट एंड एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4B. WACC कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में से बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन. जामिया लिमिटेड, मैं यही कहूंगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन का जो टाइम है वो सेट ऑफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बी जो है वो छोटा क्वेश्चन दिया है. जामिया लिमिटेड हैज ऑन इट्स बुक वैल्यू द फॉलोइंग अमाउंट्स एंड स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ कैपिटल. सर डेट प्रेफरेंस इक्विटी रिटेन्ड, अमाउंट बुक वैल्यू भी गिवन है तो मार्केट वैल्यू भी गिवन है, रिटेन अर्निंग की तो गिवन होती नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन है. तो आपको करना ही क्या है, सिंपल क्वेश्चन का WACC निकाल के बता दो, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू. तो सर आपको केवल और केवल स्टेटमेंट ऑफ WACC ही बना के देने थे. तो सिंपल आपको क्वेश्चन कॉपी करना है. पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन कॉपी करो, डेट प्रेफरेंस इक्विटी रिटेन्ड, अमाउंट कॉपी करो, अमाउंट कॉपी करो और स्पेसिफिक कॉस्ट कॉपी करो. बस अप्लाई करो. 8 लाख का 5%, 2 लाख का 8%, 12 लाख का 15%, 4 लाख का 13%, टोटल 288 की कॉस्ट है 26 लाख पे, तो दैट विल इंडिकेट 11.08%. और अगर आपको मार्केट वैल्यू पे जाना है तो मार्केट वैल्यू लिख लो. बस इसमें ध्यान ये देना है कि आपका इक्विटी और रिटेन अर्निंग का रेट अलग अलग है, तो आपने इक्विटी को अलग अलग करना पड़ेगा. जो प्रपोर्शन इधर गिवन है उसी प्रपोर्शन में, मतलब 3:1 के प्रपोर्शन में बांटना है, तो 18 लाख और 6 लाख आ जाएगा. बाकी ये फिगर कॉपी कर लो, 760 220 और ये जो 24 लाख रुपए गिवन है इसको 3:1 के रेशियो में बांटोगे, इट विल बी 18 लाख और 6 लाख. बस स्पेसिफिक कॉस्ट कॉपी करो, 760 का 5%, 220 का 8%, 18 लाख का 15%, 6 लाख का 13%, 4,03,600 की कॉस्ट है 3380 पे, इट इज 11.94%. इससे छोटा और इजी क्वेश्चन 7 नंबर में कुछ भी नहीं हो सकता. और ये इसीलिए है क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो काफी ज्यादा लेंदी हो गया था. 2 क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी हो गए थे आपके, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट वाला और दूसरा ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाला. बस उसको सेट ऑफ करने के लिए आपको यहां पे ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया. अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. और जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है दैट इज फ्रॉम कैपिटल बस्टिंग चैप्टर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर. और जो पार्ट बी है दैट इज अगेन फ्रॉम कैपिटल बस्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बस्टिंग चैप्टर है. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए. ए प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर हैज अंडर कंसिडरेशन द प्रपोजल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्लास्टिक बॉल बनाना चाह रहे हैं. द नेसेसरी इक्विपमेंट टू मैन्युफैक्चर द बॉल वुड कॉस्ट रुपी 2 लाख. 2 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी और इसकी लाइफ जो है वो 5 साल की है. तो इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा आपका 2 लाख का. द टैक्स रेलिवेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% ऑन WDV. डेप्रिसिएशन का जो रेट रहेगा वो 20% रहेगा WDV, जो कि टैक्स के लिए भी रेलिवेंट है. एंड देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक. और ब्लॉक में अदर कोई एसेट नहीं है. द एक्सपेक्टेड साल्वेज इज 20,000 रुपए की आप स्क्रैप वैल्यू लास्ट में मान के चल रहे हो. एंड द बावल कैन बी सोल्ड एट ₹4 each. सेलिंग प्राइस है 4 रुपए का. रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन द मैन्युफैक्चरर विल इनकर कैश कॉस्ट ऑफ ₹50,000 each year if the project is undertaken. कितना प्रोडक्शन करोगे मतलब नहीं है, लेकिन 50,000 रुपए की आपकी एक कैश कॉस्ट आएगी. इसके अलावा ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू दिस न्यू लाइन वुड बी ₹10,000. सर जो एलोकेटेड कॉस्ट होती है वो कभी भी कंसिडर नहीं की जाती है
एलोकेटेड जो कॉस्ट होती है वो डिसीजन मेकिंग में कभी कंसिडर नहीं की जाती, एंड द वेरिएबल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट रुपी 2 पर बॉल। वेरिएबल कॉस्ट होगी 2 रुपए पर यूनिट। द मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट इट विल सेल 1,50,000 बॉल्स पर ईयर आपको बनाने हैं, नंबर ऑफ यूनिट। टैक्स का रेट रखना है 35%। एडवाइज द मैनेजमेंट वेदर द प्रपोज्ड इक्विपमेंट शुड बी परचेज्ड और नॉट। 20% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है और एडिशनल वर्किंग कैपिटल लेनी है 1 लाख रुपए। तो इजी क्वेश्चन है, कोई ट्रिकी पॉइंट तो इसके अंदर देखने को मिल नहीं रहा। इसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी आपके लिए तैयार है। सर सबसे पहले आप इनिशियल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करोगे, 2 लाख रुपए की ये कॉस्ट है और 1 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल, 3 लाख रुपए आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो आ जाएगा। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एनुअल कैश इनफ्लो कहूं या कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और उसके बाद एनपीवी। तो यहां पे 5 साल का डेटा है, लेकिन डेप्रीशिएशन डब्ल्यूडीवी होने की वजह से डेप्रीशिएशन अलग अलग आएगा, इस वजह से कॉलम अलग अलग लिए हैं, पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। सबसे पहले आप सेल्स लेते हो तो 1,50,000 यूनिट्स आप सेल करोगे 4 रुपए के अकॉर्डिंगली, तो हर साल 6 लाख रुपए की आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी। हर साल आपकी 6 लाख रुपए की सेल वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद 1.5 लाख यूनिट आप बनाओगे 2 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, 3 लाख रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। 3 लाख रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा था एक 50,000 रुपए की कैश कॉस्ट और आएगी, भले ही रिगार्डलेस लेवल ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी हो, मतलब ये कहीं ना कहीं एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो 50,000 रुपए हर साल आपकी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो 10,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है एलोकेटेड है, एलोकेटेड अब्सॉर्ब्ड एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं आती, तो ये 10,000 रुपए की कॉस्ट तो नहीं आने वाली, 10,000 रुपए की कॉस्ट तो नहीं आने वाली। डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सर डेप्रीशिएशन की बात करें तो 20% का रेट अप्लाई करना है और 2 लाख रुपए आपका इक्विपमेंट की कॉस्ट है, तो 2 लाख का 20% सबसे पहले 40,000 बच गया। डब्ल्यूडीवी 1,60,000, उसका 20% 32,000। डब्ल्यूडीवी बच गया 128, उसका 20% 25,600। डब्ल्यूडीवी बच गया 1,02,400, उसका 20% 20,480। और इसके बाद डब्ल्यूडीवी चाहे कुछ भी बचाओ, इन्होंने कहा है कि ब्लॉक ऑफ एसेट में केवल और केवल एक ही एसेट है, तो लास्ट में जो है ये नील कर दिया, लास्ट में जो है ये नील कर दिया। और इसके पीछे यहां पे एक अजम्पशन लिखी हुई है नोट 2 में, जो इंस्टीट्यूट ने ली है अपने स्टडी मटेरियल में, एज द ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ सिंगल एसेट नो डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज्ड इन द टर्मिनेटिंग ईयर एज द एसेट हैज बीन सोल्ड इन द ईयर। तो हम किसी तरीके का वहां पे कोई डेप्रीशिएशन कंसिडर करके नहीं चल रहे, ऐसा इंस्टीट्यूट ने अजम्पशन ली हुई है। आप भी ऐसा कर सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो कि ओनली एसेट इन द ब्लॉक, तो उस सिचुएशन में लास्ट ईयर में आप नील डेप्रीशिएशन शो कर सकते हो, नील डेप्रीशिएशन शो कर सकते हो। ये आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद। लेस टैक्सेज, टैक्सेज का जो रेट है वो रहेगा आपका 35%, 35% का आपका टैक्स रेट रहेगा। तो ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स है इस पे 35% यहां पे टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर लो, क्योंकि कैश फ्लो पे पहुंचने के लिए डेप्रीशिएशन ऐड बैक करोगे, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में जो ऊपर डेप्रीशिएशन माइनस किया था वो ऐड बैक कर लो। 136,500 प्लस 40,000, 141,700 प्लस 32,000, 145,860 प्लस 25,600, 149,188 प्लस 20,480 और ये 162,500 आई जाएगा। इसके बाद जो वर्किंग कैपिटल है वो हम लास्ट ईयर में रिलीज करवा लेते हैं, तो ये 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल रिलीज करवा ली। क्वेश्चन ने साल्वेज वैल्यू बताई थी 20,000 रुपए की, तो ये साल्वेज वैल्यू भी यहां पे लिख ली 20,000 रुपए की। और एक ये जो टैक्स बेनिफिट है ये कैलकुलेशन देख लो क्या कहानी हुई। टैक्स बेनिफिट की कहानी ये हुई कि आपका इक्विपमेंट था 2 लाख का, आपका इक्विपमेंट था 2 लाख का, और आप यहां पे डेप्रीशिएशन लगा चुके थे 40,000 का एक, 32,000 का एक, 25,600 का एक और 20,480 का एक, 1,18,080, ये चारों सालों का डेप्रीशिएशन है।
तो 2 लाख में से 1,18,080 का तो डेप्रिशिएशन लगा चुके थे, तो वैल्यू बची थी 2 लाख माइनस 1,18,080। फिर आपने इसको 20,000 में बेच दिया, 20,000 में बेच दिया, तो ये वैल्यू बची 61,920। 61,920 की जो वैल्यू बची उस पे सीधा सीधा आप एक लॉस है, वो आपका 61,920 लॉस है, ये डेप्रिशिएट हो गया, ये 20,000 मिल गया, तो बाकी आपका लॉस है जिसपे 35% टैक्स के हिसाब से 21,672 रुपए की आपका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये 21,672 का आपने टैक्स बेनिफिट यहां पे ले लिया। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 20% अप्लाई करना था, तो 20% के फैक्टर आप कैलकुलेट कर लोगे 1 डिवाइड बाई 1.2 करके। फर्स्ट ईयर 0.833, सेकेंड ईयर का फैक्टर 0.694, थर्ड ईयर का 0.579, फोर्थ ईयर का 0.482 और लास्ट ईयर का 0.402। बस 176,500 मल्टीप्लाई बाय 0.833, 173,700 मल्टीप्लाई बाय 0.694, 171,460 मल्टीप्लाई बाय 0.579, 169,668 मल्टीप्लाई बाय 0.482 और 304,172 मल्टीप्लाई बाय 0.402। इन सबका टोटल कर लो, इन सबका टोटल आ गया 570,907 और आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो था 3 लाख का, माइनस कर दोगे आपको आपका एनपीवी पता चल जाएगा। एनपीवी है पॉजिटिव 270,906 और अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आपको नया इक्विपमेंट बाई कर लेना चाहिए। किसी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको अगर कॉन्सेंट्रेट करना है तो ये जो डेप्रिशिएशन यहाँ पे है इस पे कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा सा, और ये जो टैक्स बेनिफिट है इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी कोई फिगर नहीं है जो आपको परेशान कर सके यहाँ पे। और इसके साथ आपको अगेन कैपिटल बस्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से ही एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें काफी सारे मेथड्स आपसे अप्लाई करवा लिए। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा लेंथी हो गया, क्यों? आपको यहाँ पे 7 मेथड्स अप्लाई करके देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 5B, a limited company is considering investing a project requiring a capital outlay है 2 लाख का and forecast for annual income after depreciation but before tax। देखो आफ्टर डेप्रीशिएशन है, मतलब डेप्रीशिएशन माइनस कर चुके हो बट टैक्स लगाने से पहले पहले है ये, तो इसका मतलब ये अर्निंग बिफोर टैक्स है, अर्निंग बिफोर टैक्स है, तो आपने इसमें अभी टैक्स माइनस करना है और डेप्रीशिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर की फिगर गिवन है। डेप्रीशिएशन में बी टेकन एज 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे 20% डेप्रीशिएशन लगाने का मतलब हर साल 40,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लगा देना, और टैक्स का रेट रहेगा आपका 50% ऑफ नेट इनकम। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले पे बैक पीरियड निकालना है। सर कुछ भी निकालना हो सबसे पहले तो आपको कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपके पास क्वेश्चन में 5 साल गिवन है, तो ये लंबी चौड़ी जो टेबल है थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। सबसे पहले ईयर 1 2 3 4 5, क्वेश्चन से डेटा कॉपी करो। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 1 लाख, 1 लाख, 80,000, 80,000 और 40,000। ये तो क्वेश्चन का डेटा कॉपी हो गया। अब इसमें से सबसे पहले तो टैक्स माइनस कर दो। टैक्स का जो रेट है वो सिंपल रेट है 50%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 50% फिगर बच जाएगी 50,000, 50,000 आधा कर दो, सिंपल सी बात है 40, 40 और 20, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें डेप्रीशिएशन एड बैक कर दो तो आप कैश इनफ्लो पे पहुंच जाओगे। डेप्रीशिएशन हर साल जो है 20% लगाने का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे 40,000 लगेगा हर साल, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 40,000 ऐड कर दो। 50 + 40 90, 50 + 40 90, 40 + 40 80, 40 + 40 80, 20 + 40 60। अब मुझे चाहिए पे बैक पीरियड, तो हर साल का अगर कैश इनफ्लो अलग अलग है तो इसको क्यूमुलेट करना पड़ेगा, तो क्यूमुलेट कर लो। 90,000 + 90 180 + 80 260 + 80 340 + 60 4 लाख, और आपका आउटफ्लो कितना है 2 लाख का। तो सर 2 लाख की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख आपको रिसीव होने वाला है सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में, तो 2 साल तो पूरे लग जाएंगे, 2 साल तो पूरे लग जाएंगे। अब अगला जो साल है उसमें 80,000 रुपए मिलेगा, बट आपको तो केवल 20,000 की जरूरत है क्योंकि टोटल 2 लाख चाहिए, तो 180 तो मिल गया।
तो 80,000 पूरे साल में मिलेगा, तो 20,000 आपको 0.25 ईयर में मिल जाएगा। योर आंसर विल बी 2.25 ईयर्स। पे बैक पीरियड आ जाएगा आपका 2.25 ईयर्स। यू कैन से 2 साल 3 महीने, 2 साल पूरे लग गए, 20,000 डिवाइड बाय 80,000, 2 साल 3 महीने। पहले पॉइंट का आंसर तो यही है। सेकंड में आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके देना है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, सर इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने निकाला था, इसका एवरेज करो, 50 प्लस 50 1 लाख, ये टोटल 2 लाख है। 2 लाख को अगर एवरेज करोगे, 2 लाख को एवरेज करोगे 5 साल है तो 40,000 आया, 40,000 आया। और इन्वेस्टमेंट कितना था 2 लाख, तो 20% आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तीसरे पॉइंट में ये कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न एवरेज इन्वेस्टमेंट पे निकालना है। तो सर रिटर्न तो वो 40,000 ही रहेगी, बट एवरेज इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर दो इन्वेस्टमेंट को, तो ये 1 लाख रह जाएगा। ये होता क्या है, ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 होता है कि इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है 0, तो ये हाफ हो गया 1 लाख, तो 40% आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट में आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड अप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड टेकिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड आपका कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है कहीं ना कहीं इन्होंने इसी स्टेटमेंट में निकाली है, डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा दिए 10% के, क्वेश्चन ने बोला है 10%, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा दिए 10% के। 1 डिवाइड बाई 1.1 0.9091, सेकेंड ईयर का 0.8264, थर्ड ईयर का 0.7513, फोर्थ ईयर का 0.683 और लास्ट ईयर का 0.6209। डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैश इनफ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9091, 90,000 इंटू 0.8264, 80,000 इंटू 0.7513, 80,000 इंटू 0.683, 60,000 इंटू 0.6209। इसका टोटल करें तो इसका टोटल आ रहा है 308,193। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और इसमें से माइनस कर दो आउटफ्लो जो आपका 2 लाख का है, तो एनपीवी आ गया 108,193। तो ये एक्चुअल में पूछना ये चाह रहे थे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड अप्लाई करके 10% का फैक्टर लेके एनपीवी निकालना, एनपीवी निकाल देना था। फिर उन्होंने एनपीवी आई पूछा, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स इज नथिंग, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को बोलते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 1.54 आ जाएगा। पीआई मोर देन 1 है, आपको प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। इसके बाद आपको आईआरआर कैलकुलेट करके देना है, इसके बाद आपको आईआरआर कैलकुलेट करके देना है। आईआरआर का फॉर्मूला होता है लो रेट प्लस P1, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट हायर रेट माइनस आई दैट इज इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2। देखो ये कैलकुलेशन कैसे करी गई है, एक बार आपको दिखा देता हूं मैं। ये जो कैलकुलेशन है ये किस तरीके से की गई है, तो यहां पे ये शो करा हुआ इधर है कि रेट एज्यूम करा, हमने क्या देखा, हमने देखा कि 10% पे हमारा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा था, तो हमें दूसरा रेट नेगेटिव एनपीवी लाने के लिए बढ़ा के लेना पड़ेगा। तो हमने 20% के फैक्टर अप्लाई किए। 1 डिवाइड बाई 1.2, फर्स्ट ईयर का फैक्टर आया 0.8333, सेकेंड ईयर का 0.6944, थर्ड ईयर का फैक्टर 0.5787, फोर्थ ईयर का फैक्टर 0.4823, नेक्स्ट ईयर का 0.4019। ये जो कैश इनफ्लोस थे इसको मल्टीप्लाई करना है 90,000 इंटू 0.8333, 90,000 इंटू 0.6944, 80,000 इंटू 0.5787, 80,000 इंटू 0.4823 और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4019। इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 246,487। 246,487 में से भी अगर मैं माइनस करूं 2 लाख जो आउटफ्लो था, तो सर बात बनेगी नहीं, अभी भी पॉजिटिव एनपीवी है। तो फिर से हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिए 30% के। 1 डिवाइड बाई 1.3 0.7692, सेकेंड ईयर का 0.5917, थर्ड ईयर का 0.4552, फोर्थ ईयर का 0.3501 और लास्ट ईयर का 0.2693।
करो फिर से 90,002.7692, 90,002.5917, 80,002.4552, 80,002.3501 और 60,002.2693। इसका एडिशन किया तो ये आया 203063। इसमें से भी सर 2 लाख अगर आउटफ्लो माइनस करूं अभी भी पॉजिटिव एनपीवी है, तो फिर से डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया 32% का। 1 डिवाइड बाई 1.32, फर्स्ट ईयर का फैक्टर आया 0.7576, सेकेंड ईयर का फैक्टर आया 0.5739, नेक्स्ट ईयर का आया 0.4348। क्योंकि आप फॉर्मूला तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक नेगेटिव एनपीवी ना आ जाए। नेक्स्ट ईयर का 0.3294 और नेक्स्ट ईयर का 0.2495। फिर से मल्टीप्लाई करो 90,002.7576, 90,002.5739, 80,002.4348, 80,002.3294, 60,002.2495। टोटल आ गया 195,941। अब बात बन गई, इसमें से माइनस करूंगा 2 लाख तो नेगेटिव एनपीवी आ जाएगा। तो ये था आपका लो रेट 30%, 30 और 32 के बीच में ले रहे हैं। लो 30 रहेगा, हाईएस्ट 32 रहेगा। लो रेट आपका 30%। जो लो रेट था 30%, जो लो रेट था 30%, उस पे आपका प्रेजेंट वैल्यू आया 203063। आपको चाहिए था 2 लाख, डिवाइडेड बाय लो रेट पे था 203063 और हाई रेट पे था 195,941 और डिफरेंस इन रेट कितना है 2% का, तो ये आएगा 30.8602, 30.8602। और लास्ट आपको बोला गया था मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करो, जिसके अंदर टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में री इन्वेस्टमेंट होता है आपको 1 2 3 4 5 हर साल के जो आपने कैश इनफ्लोज निकाले थे 90 90 80 80 60 वो कॉपी कर लो। कर लिए सर। अब क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर में आपने कमाया वो 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, सेकंड ईयर में कमाया तो 3 साल बच गए, 3 साल इन्वेस्टमेंट होगा, तीसरे साल में कमाया वो 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, चौथे साल में कमाया वो 1 साल के लिए, पांचवें साल में कमाया वो इन्वेस्ट नहीं होगा। तो री इन्वेस्ट कितने रेट पे करना है, तो 10% का रेट ही आप कंसीडर करके चलो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रेट है वही आप कंसीडर करके चलो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट पे ही हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं। 10% का रेट, इसमें फ्यूचर वैल्यू फैक्टर अप्लाई किए जाते हैं, ध्यान देना। तो 1.1 की पावर 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे 1, तो ये आपकी फ्यूचर वैल्यूज आ जाएगी। 90,000 इंटू 1.1 की पावर 4 की अगर मैं बात करूं, तो आप इसके लिए टेबल की हेल्प भी ले सकते हो। इसके लिए फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की टेबल होती है, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। तो सिंपली ये तो 1 है ही, ये 1.1 है, ये है आपका 1.21, 1.1 की पावर 2, ये आपका आ जाएगा 1.331, 1.1 की पावर 3, और ये आ जाएगा आपका 1.4641। तो 90,000 इंटू 1.1641, 90,000 इंटू 1.4641, 131,769, 90,000 इंटू 1.331, 80,000 इंटू 1.21, 80,000 इंटू 1.1 और 60,000 इंटू 1। ये टोटल फिगर आ गई 496,359। इसका मतलब है जो 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किए थे वो 5 साल के बाद बढ़कर 496,359 हो गए। तो सर 2 लाख रुपए अगर 496,359 हो गए तो वो 5 साल में किस रेट पे बढ़े हैं? मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब किस रेट के अकॉर्डिंगली बढ़े कि 2 लाख रुपए 496,359 हो गया। तो इसको जब सॉल्व किया जाता है तो ये आता है 496,359 डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो ये आता है 2.48, 2.48। और यहां पे लिखा हुआ है एज प्लीज सी एनविटी टेबल्स। आपको ये टेबल देखनी होती है, और टेबल में अगर आप देखते हो तो ये आपको 20% पे 2.48 देखने को मिल जाता है। तो टेबल में आपको दिखा देता हूं एक बार कौन सी टेबल की बात चल रही है। 2.48 5 साल में देखना होता है,
तो ये आपके स्टडी मटेरियल का ही टेबल है, ये 5 साल है, इसमें 2.48 अगर आप ढूंढोगे तो आपको 20% के नीचे 2.48 दिख जाता है, और इसी के बेसिस पे ऐसा बोला जाता है कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 20% आपका कैलकुलेट होके आया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट 7 रिक्वायरमेंट 7 नंबर के लिए मैं कहूंगा अन्याय है, क्योंकि इतनी छोटी कैलकुलेशन भी नहीं है कि एक एक नंबर में आपसे पूछी जाए, बट कर ही क्या सकते हैं, एग्जामिनर अगर पूछेगा तो पूछेगा, उसको कोई बोलने वाला तो है नहीं कि आपने इतना लेंथी क्वेश्चन क्यों पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसके भी दो ही पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए जो है वो आपको वर्किंग कैपिटल चैप्टर में से गिवन है, और पार्ट बी जो है वो रिसीवेबल मैनेजमेंट में के टॉपिक में से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6A, कैलकुलेट मैक्सिमम बैंक बोरोइंग परमिसिबल अंडर मेथड 1, 2 and 3 of Tandon committee norms from the following figures and analyze each method। सर आपको एमपीवीएफ कैलकुलेट करके देना है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर 3 मेथड्स 1, 2, 3। आपके पास करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस 200 और अदर करंट लाइबिलिटी 100, टोटल करंट लाइबिलिटी 300 है। एसेट साइड में करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल है 400 का। इधर बैंक बोरोविंग इंक्लूडिंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंकर 400 की बैंक बोरोविंग है। इधर रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस है 40 का, फिनिश्ड गुड्स 180, रिसीवेबल्स इंक्लूडिंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंकर 100 है, और अदर करंट एसेट 20 है। तो करंट लाइबिलिटी 700 है और करंट एसेट 740 है, और कोर करंट एसेट्स आप मान के चलो 190 है। तो सर मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 के फॉर्मूले स्पेसिफिक है, सॉल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी तैयार है। अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो मेथड 1 का फॉर्मूला होता है 25% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल एक तरीके से। तो एज पर टंडन कमिटी नॉर्म्स मेथड 1 जो है, अंडर मेथड 1 द प्रोप्राइटर शुड कंट्रीब्यूट 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप फ्रॉम देयर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड द बैलेंस इज द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो वर्किंग कैपिटल गैप का मीनिंग बताया यहां पे, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक बोरोविंग, क्योंकि बैंक बोरोविंग तो अपने आप में आपको लेनी है भी। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपके पास टोटल करंट एसेट्स कितना था, 740 का। इसमें से करंट लाइबिलिटी आपको हटानी थी एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोविंग। तो करंट लाइबिलिटी जो थी वो थी 300 की एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोविंग अगर बात करें तो, क्योंकि इसके अंदर तो बैंक बोरोविंग इंक्लूड है 300। तो वर्किंग कैपिटल का गैप आया कितना, 440। इसमें से 25% तो आपको लॉन्ग टर्म से जाना था 110, तो बैंक से आप कितना ले सकते हो, 330। एमपीबीएफ जो है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोविंग अंडर मेथड 1 330 लाख है, जबकि एग्जिस्टिंग बैंक बोरोविंग आपके पास कितनी पड़ी हुई है, 400 लाख की, 400 लाख की। तो इसका मतलब द एक्सिस बैंक बोरोविंग आपके पास 70 लाख कन्वर्ट इनटू टर्म लोन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली आपको मेथड 2 अप्लाई करना है, मेथड 2 अप्लाई करना है, वो कहता है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो इसका मतलब होता है कि अंडर मेथड 2 प्रोप्राइटर शुड कंट्रीब्यूट 25% ऑफ करंट एसेट, क्योंकि 75% ऑफ करंट एसेट्स लेना होता है एमपीबीएफ में, फ्रॉम देयर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड द बैलेंस इज एमपीबीएफ। तो वही टोटल करंट एसेट 740 था, करंट लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग 300 थी, तो वर्किंग कैपिटल का गैप 440 था। लेकिन इसमें आपको कंट्रीब्यूशन लॉन्ग टर्म सोर्सेज में करंट एसेट्स का 25% रखना है, तो 185 चला गया, तो 255 आप यहां पे एमपीबीएफ रख सकते हो, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। 255 है आपके पास कितना, 400 लाख का, तो 135 लाख जो है वो आप टर्म लोन में, 145 लाख का जो डिफरेंस है वो टर्म लोन में आप कन्वर्ट करवा दो। और तीसरा मेथड जो है वो तो कहते हैं 75% ऑफ करंट एसेट में से पहले कोर करंट एसेट माइनस करो। तो अंडर मेथड 3 प्रोप्राइटर शुड कंट्रीब्यूट एंटायर इन्वेस्टमेंट इन कोर करंट एसेट्स एंड
25% of remaining current asset from long term sources of finance and balance is the MPBF. तो टोटल करंट एसेट्स आपका 740 गिवन था, 300 का करंट लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग है, तो 440 का गैप आया। 440 जो है इसमें 740 में पहले 190 का कोर करंट एसेट माइनस करो, उसका 25%, उसका 25%, उसका 25% और 190 कोर करंट एसेट, ये लॉन्ग टर्म से लेकर आओ, तो 328 लॉन्ग टर्म से लेकर आओ, बाकी बचा हुआ एमपीबीएफ होगा। आपके पास 112 का एमपीबीएफ लेकर आ सकते हो, 400 का है तो 288 लाख का कन्वर्ट करा लो टर्म लोन में। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था सर, बस आपको मेथड 1, 2 और 3 के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो इसमें कुछ था ही नहीं 7 मार्क्स के लिए अगर मैं बात करूं तो। क्वेश्चन नंबर 6B, from receivable management topic, a firm is considering pushing up its sales by extending credit facilities to the following categories of customer. एक फर्म अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्रेडिट फैसिलिटीज को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इन कैटेगरीज ऑफ कस्टमर की क्रेडिट फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं। कस्टमर्स विद ए 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट मतलब 10% बैड डेट्स, एंड कस्टमर्स विद ए 30% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट 30% बैड डेट्स। The incremental sales expected in case of category 1 are rupee 40,000, while in case of category 2 they are 50,000. पहले केस में 40,000 सेल आपकी बढ़ जाएगी, दूसरे केस में आपकी सेल 50,000 से बढ़ जाएगी। The cost of production and selling cost are 60% of sales, while the collection cost amount to 5% of sales in case of category 1, और सेकेंड कैटेगरी में 10% ऑफ सेल, इन केस ऑफ कैटेगरी 2 आपकी कलेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जामिन एंड एनालाइज वेदर द फर्म हैज टू एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू ईच ऑफ द अबव कैटेगरीज ऑफ कस्टमर। तो ये एक छोटा क्वेश्चन कहूंगा, अगेन अटैच कर दिया। सर पहले 10% डिस्क ऑफ नॉन पेमेंट के केस में सेल कितनी बढ़ जाएगी? 40,000 से, 40,000 से। बैड डेट्स कितना है? 10% इस केस में, तो 40,000 का 10% 4,000 का बैड डेट चला गया, तो नेट सेल्स आई 36,000 की। इसमें कॉस्ट कितनी है आपकी? सर कॉस्ट होगी हमारी, प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट आएगी 60% ऑफ सेल्स, 60% ऑफ सेल्स, तो 40,000 का 60% 24,000 वो चला गया। और कलेक्शन कॉस्ट कितनी है? पहले केस में तो 5% है, तो 40,000 का 5% 2,000, 26,000 ये आ गया, तो 10,000 रुपए का आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो ये तो कर दो। बिल्कुल सिमिलर 30% वाले केस में, इस केस में आपकी सेल कितनी बढ़ जाएगी? इस केस में आपकी सेल बढ़ जाएगी 50,000, 50,000। बैड डेट्स 30% है तो 15,000 चला जाएगा, तो नेट सेल 35,000। 50,000 का 60% आपकी कॉस्ट है, लेकिन इस केस में आपका 10% कलेक्शन कॉस्ट आएगी, तो 50,000 का 10% 5,000, तो इस केस में नील है। तो पहले वाले केस में तो कर लो, एडवाइस टू एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू कैटेगरी ए कस्टमर अलोन, इसमें कोई बेनिफिट है नहीं, करने का फायदा नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए जाना हो तो अलग बात है। तो ये एक छोटा क्वेश्चन दे दिया। सिंपली मैं ये कहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, ये छोटा क्वेश्चन था, और ये छोटा इसीलिए था क्योंकि सेट ऑफ भी तो करना था। जो आपको क्वेश्चन नंबर 5B दिया था उसका टाइम भी तो सेट ऑफ करना है इंस्टीट्यूट को, क्योंकि कोई अन्याय तो करना नहीं है आपके साथ। ऐसा तो है नहीं कि 100 नंबर के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 150 नंबर का पेपर देंगे और बोलेंगे कि करो 3 घंटे में इसको, नहीं ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन अगर लेंदी होगा तो कोई ना कोई दूसरा क्वेश्चन छोटा होगा, अकॉर्डिंगली टाइम एडजस्टमेंट तो इंस्टीट्यूट करके चलते ही है। इसके बाद लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बट 2 पार्ट इसमें भी है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए इज गिवन फ्रॉम डिविडेंड डिसीजन चैप्टर और पार्ट बी इज गिवन फ्रॉम लेवरेज। अगेन कहूंगा छोटे छोटे क्वेश्चन ही है। 7A, बंगाबसी लिमिटेड बिलोंग्स टू ए रिस्क क्लास फॉर विच द एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट रहेगा आपका 10% का केई का रेट है। इट करंटली हैज आउटस्टैंडिंग 2000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, तो 100 रुपए आज मार्केट प्राइस है आज के शेयर का। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹8 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। डिविडेंड देगी तो 8 रुपए देगी, नहीं देगी तो नहीं देगी। इट एक्सपेक्ट टू हैव नेट अर्निंग 20,000 रुपए की होगी एंड हैज ए प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट 24,000 का करेंगे। एग्जामिन एंड शो दैट अंडर मोदी ग्लाइनी मिलर assumption the payment of dividend does not affect the value of the firm।
तो सबसे पहले तो आपको P1 निकालना होता है, फॉर्मूला होता है P0 इंटू 1 प्लस के माइनस में D1। अगर आप डिविडेंड पे नहीं करोगे तो 110 रुपए का प्राइस होगा, और अगर डिविडेंड पे करोगे तो उस 110 में से 8 रुपए माइनस हो जाएगा, 102 रुपए होगा। तो ये तो सारा अभी का गिवन है डेटा। P0 मार्केट प्राइस पर शेयर 100, P1 होता है मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर जो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, D1 होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर 8 रुपए क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 10% है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जिसको एन से इंडिकेट करते हैं 2000 है, जो नए शेयर आप इश्यू करोगे उसको डेल्टा एन से इंडिकेट किया जाता है, ई इज द टोटल अर्निंग 20,000, आई इज द टोटल इन्वेस्टमेंट 24,000। ये तो पहले सिंबल बता दिए जो आगे यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला तो P इज इक्वल टू P1 D1 अपॉन में 1 प्लस के होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस के ई माइनस में D1। सिंपल, ये 110 आ रहा है, अगर डिविडेंड नहीं दोगे तो ये 110 ही रह जाएगा, 8 रुपए का डिविडेंड दे दोगे तो 102 हो जाएगा। डिविडेंड दे रहे हो सर, दे रहे हो तो 102 हो जाएगा, और डिविडेंड नहीं दोगे तो ये 110 रुपए आ जाएगा, 110 रुपए आ जाएगा। सिंपल, आप ये वाला सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो। अगर ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, P इज इक्वल टू P मतलब आज का करंट प्राइस है, P1 प्लस D1 अपॉन में 1 प्लस के, आज का प्राइस कितना है 100 रुपए, P1 D1 है 8 रुपए, P1 आप निकालना चाह रहे हो 1 प्लस के 1 प्लस 0.10, सॉल्व करोगे 110 आ जाएगा। सिमिलरली 102 आ जाएगा डिविडेंड पेड के केस में, 110 आ जाएगा नॉट पेड के केस में। इसके बाद आपको नए शेयर कितने इश्यू करने हैं वो कैलकुलेट करने होते हैं। नए शेयर अगर आपको निकालने हैं किस केस में, डिविडेंड पेड के केस में, तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन अगर मैं आपको करवाऊं तो आपका अर्निंग कितनी है 20,000, आपकी अर्निंग कितनी है 20,000, डिविडेंड दे रहे हो दे दो, 2000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से 16,000 का डिविडेंड दे दो, दे दिया सर, 4,000 रुपए आपके पास बच गए। इन्वेस्टमेंट कितना करना है 24,000 का, 4,000 आपके पास है, 20,000 और ले आओ सर, 20,000 और ले आता हूं, प्राइस क्या चल रहा है 102 का, तो 20,000 डिवाइड बाई 102 कर लो, आपको नंबर ऑफ शेयर पता चल जाएंगे, 196 पॉइंट समथिंग आ रहा है। राउंड ऑफ करना हो तो 196 ले सकते हो, अदरवाइज ये 196 लिखा हुआ नहीं है, लिख देता हूं 196.078 शेयर्स आ रहा है। अमाउंट इस तरीके से करना हो ऐसे कर लो, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड फ्रॉम द इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, डेल्टा एन P1, डेल्टा एन इज द न्यू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू आई माइनस ब्रैकेट में ई माइनस एन D1। डेल्टा एन P1 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 24,000 है, अर्निंग 20,000 है, एन नंबर ऑफ शेयर 2,000 है, D1 8 है। डेल्टा एन P1 इज इक्वल टू 24,000 माइनस इसको सॉल्व किया 4,000, डेल्टा एन P1 आ गया 20,000। मतलब 20,000 के नए शेयर इश्यू करने हैं, एक शेयर 102 का जाएगा तो 196 शेयर आपको इश्यू करने पड़ेंगे। उसके बाद आप वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला लगा लो। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस डेल्टा एन इंटू P1 प्लस ई माइनस आई अपॉन में 1 प्लस के। P1 कितना 102, अभी नंबर ऑफ शेयर कितने थे 2000, नए शेयर कितने 20,000 डिवाइड बाई 102 या 196.078 माइनस इन्वेस्टमेंट 24,000 करना है, अर्निंग 20,000 है, डिवाइड बाई 1 प्लस के 10%। इसको सॉल्व करोगे तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 2 लाख आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप डिविडेंड पे नहीं करोगे तो मैंने आपको प्राइस तो बताई दिया 1 प्लस के इंटू पी, 110 रुपए का प्राइस आ जाएगा। नए शेयर कितने, नए शेयर अगर मैं क्वेश्चन से बहुत इजीली कैलकुलेट कराऊं, 20,000 कमाओगे, डिविडेंड तो दे नहीं रहे तो 20,000 आपके पास है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है 24,000 का, तो सर 4,000 के नए शेयर इश्यू कर दो। 4,000 के नए शेयर, एक शेयर 110 का है, 36 शेयर्स आपको इश्यू करने हैं, केवल 36.36 शेयर्स आपको इश्यू करने हैं। 4,000 डिवाइड बाई 110, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, नहीं तो सीधी सीधी फिगर भी आप ले सकते हो, 36.36 36.36 वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू ऑफ द फर्म का फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर लो, P1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस डेल्टा एन जो नए शेयर होंगे माइनस आई प्लस ई अपॉन में 1 प्लस के ई। P1 इस केस में 110 है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर 2000, डेल्टा एन की बात करें तो 4,000 डिवाइड बाई 110 या 36.36,
माइनस 24,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, अर्निंग 20,000 की, डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा जो कि अगेन 2 लाख ही आएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो चेंज नहीं होती ड्यू टू डिविडेंड डिसीजन। यही तो वॉल्टर प्रूव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ द फर्म सेम देखने को मिल जाती है। और फाइनली अगर मैं बात करूं तो 7B जो था दैट इज फ्रॉम लेवरेज टॉपिक, और ये जो क्वेश्चन था 7B, ये भी काफी इजी और छोटा सा क्वेश्चन है। कहते हैं कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फॉर्म्स P, Q, R एंड S फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। केवल ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल के बताना है। एंड एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड रिजल्टिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ठीक है सर, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी तो लेवरेज बढ़ेगा, कम होगी तो कम हो जाएगा। अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट आपको लेनी है 10,000, सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग आपके पास गिवन है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 32, 10,000 इंटू 50 और 10,000 इंटू 70 आपके पास सबसे पहले सेल्स आ जाएगी। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 10,000 इंटू 6, 10,000 इंटू 16, 10,000 इंटू 20 और 10,000 इंटू 50। आपके पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे, आपको आपका EBIT फाइंड आउट हो जाएगा। बस कंट्रीब्यूशन 140 डिवाइड बाय 20,000 इट विल बी 7 ऑपरेटिंग लेवरेज, 160 डिवाइड बाय 80,000 2, 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख माइनस 3, 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 1। इंटरप्रिटेशन यही है कि सबसे ज्यादा जो रिस्की है वो है ये वाला पार्ट। इंटरप्रिटेशन ये, द ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर आर फिक्स्ड कॉस्ट। इन द केस ऑफ फर्म डी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो कोई ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग रिस्क भी नहीं है। देयर इज नो मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑन द EBIT ड्यू टू चेंज इन सेल्स। 20% इंक्रीज इन सेल्स हैज रिजल्टेड इन ए 20% इंक्रीज इन EBIT। ठीक है। इन द केस ऑफ अदर फर्म्स ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट, जैसे कि फर्म ए है, तो फर्म ए में ये 7 है, तो इसका मतलब है सेल में 1% का चेंज होगा तो EBIT में 7% का चेंज होगा। फॉलोड बाय फर्म सी एंड मिनिमम फर्म बी। इंटरप्रिटेशन DOL 7 की ये होती है कि 1% चेंज होगा सेल्स में तो 7% चेंज आपको EBIT में देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा क्वेश्चन लेवरेज में से दिया गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बस इतने ही थे। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा 3, 4, 5, 6, 7 70 नंबर का प्रैक्टिकल मिल रहा है। क्यों थ्योरी के चक्कर में पढ़ते हो? बट ठीक है, आप कहते हो सर मेरे को कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल समझ नहीं आता, तो फिर थ्योरी के लिए जाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में से गिवन है। क्या था? पॉइंट नंबर ए, डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल डेटा एंड क्वालिटेटिव फाइनेंशियल डेटा, एक्सप्लेन नॉमिनल स्केल एंड रेशियो स्केल इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइप ऑफ डेटा। तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, नॉमिनल स्केल और रेशियो स्केल, इसका आंसर आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 567 पे चले जाओ, आपको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 567 पे देखने को मिल जाएगा। और जो पार्ट बी है, डिस्क्राइब हाउ वी कैन डू डेटा विजुअलाइजेशन इन द राइट वे, आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 608 पे चले जाओ, आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट जो है उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन किसका? जो FMBDA का मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2024 के लिए रिलीज किया है उसका, जिसमें मैंने आपको एनालाइज कराया। एक तो फंड फ्लो स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से थोड़ा झोलमाल रहा। इसके अलावा एक MCQ जो कैश मैनेजमेंट मॉडल में से गिवन था वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। बाकी अगर मैं बात करूं तो आप एग्जाम में इसी तरीके का पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, थ्योरी और प्रैक्टिकल को लेकर भी। ज्यादा से ज्यादा माइनर से चेंजेस कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि जहां पे आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिख रहा था वहां पे में भी आपको कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिख जाए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिख जाए। कुछ इस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फंड फ्लो की बजाय कैश फ्लो देखने को मिल जाए, बट बाकी जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया?
मेरा क्वेश्चन ये है क्यों नहीं किया? अब तक तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था, क्योंकि हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होता है। अभी तो मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज ही किए परसों, और आज आपको हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। सिमिलरली जैसे ही आपके एग्जाम के पेपर होते हैं, सजेस्टेड आंसर आपको हम प्रोवाइड करवा देते हैं। एग्जाम से पहले रिवीजन सीरीज आपके लिए लेके आते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, वो डाउनलोड करके छोड़ लो। ये जो पीडीएफ है, ये जो मैंने आपके सामने सॉल्यूशन दिखाए हैं, इसका पीडीएफ भी आपको हमारे मोबाइल ऐप पे ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके छोड़ ही दो, वहां पे और कुछ नहीं तो आपको हमारे जो ऑफर्स वगैरह आते हैं क्लासेस के, वो देखने को मिलेंगे, ताकि कल को अगर आपको किसी क्लास वगैरह की जरूरत हो तो भी आप रीजनेबल प्राइसेस पे बाई कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।